हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का जो टॉपिक रिफ्लेक्शन वाला चल रहा था उसको आगे हम बढ़ाते हुए पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम सीखेंगे कि भाई स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मिरर आप सब जानते हो, डेली यूज करते हो मिरर का, बट जो आप डेली यूज करते हो उसका नाम होता है प्लेन मिरर, जो कि एक ग्लास का प्लेन पार्ट होता है। उसकी एक साइड क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, दूसरे साइड क्या बन जाता है, मिरर। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि ये ग्लास है, इसके आर पार आप देख पा रहे हो। अगर एक साइड में इसके पॉलिश कर दूं तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा, मिरर। और अगर दूसरी साइड पॉलिश कर दूं तो पहली साइड क्या बन जाएगा, मिरर। पर शर्त एक है कि भाई एक साइड ही पॉलिश हुई होनी चाहिए, दूसरी साइड खाली रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है प्लेन मिरर का। बट स्फेरिकल मिरर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। स्फेरिकल मिरर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्पेयर का पार्ट, यानी एक ऐसा मिरर जिसमें हम स्पेयर का यूज करते हैं, एक गोले का यूज करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, आइए हम समझते हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। हिंदी में बात करें तो गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बहुत बड़ा स्पेयर का पार्ट लेना था। ये जो आपका स्पेयर है, चित्र में थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है। ये जो आपका स्पेयर का पार्ट है, यानी स्पेयर का अर्थ होता है 3D के अंदर रूप। जैसे गेंद, गेंद का आकार होता है ना गोल, उस टाइप से 3D का रूप। बट जो वो स्पेयर या जो गेंद बनी होगी वो किसकी बनी होगी, ग्लास की। यानी ग्लास के पार्ट का क्या होगा, स्पेयर होगा, जो कि खोखला होगा, अंदर में एयर होगी, बाहर बाहर लेयर जो होगी वो किसकी होगी, ग्लास की होगी। एक ग्लास का स्पेयर लो और अगर हम उसको एक साइड से कट लगा दें, इस टाइप से उसको काट दें, ग्लास का स्पेयर हो और उसको एक साइड से काट दें, तो जो बाकी बच्चा पार्ट होगा कटा हुआ वो क्या बनेगा, स्पेरिकल ग्लास। क्या बनेगा, स्पेरिकल ग्लास। ये रहा आपका स्पेरिकल ग्लास। तो इस स्पेरिकल ग्लास को मैं इसे यहाँ पे सीधा बना देता हूँ। कुछ ये पार्ट मेरे पास मिला है। अब दिक्कत क्या थी उस पर बात करते हैं। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि एक स्पेयर होता है ग्लास का, अगर उसको एक साइड से कट किया जाए तो एक पार्ट निकलता है, उसको बोलते हैं स्पेरिकल ग्लास। अब उस स्पेरिकल ग्लास को अगर हमें मिरर में कन्वर्ट करना है तो एक कंडीशन होगी। उस स्पेरिकल ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करने के लिए एक कंडीशन होगी कि एक साइड या किसी भी एक साइड पे हमें क्या करनी होगी, पॉलिश करनी होगी। बट जो प्लेन मिरर था, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी, कुछ इस टाइप का दिखता है प्लेन मिरर। इसका एक छोटा सा पार्ट है प्लेन मिरर का। जो प्लेन मिरर था उसमें क्या था, दोनों साइड से वो इक्वल था, तो कहीं पे भी पॉलिश करो जो अदर साइड पे मिरर बनता वो सेम ही बनता, चाहे दोनों साइड ले लो। ये देखो प्लेन ग्लास है, अगर मैं चाहे इसके इस साइड पॉलिश कर दूं तो ये मिरर बनेगा, या इस साइड कर दूं तो ये मिरर बनेगा। दोनों मिरर एक ही टाइप के दिखते हैं, कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं होता। तो प्लेन मिरर में तो इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं, बट स्फेरिकल मिरर में बहुत बड़ी बात ये थी कि ये दोनों पार्ट अलग अलग है। एक पार्ट तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, एक पार्ट अंदर की तरफ धसा हुआ है। यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि हमें क्या दिक्कत है, एक बार अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, मिरर। एक बार बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, मिरर। फिर चेक कर लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम भी उनकी तरह एक प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या बनेगा। सबसे पहले आपके पास मिरर है, दो कंडीशन है, तो मैं दो टाइप के ग्लास बना लेता हूँ, सॉरी ग्लास, दो टाइप के मैंने ग्लास बना लिए उसी स्पेयर को मानते हुए, उसी स्पेरिकल ग्लास को मानते हुए। अब पहली कंडीशन में मैंने क्या किया, उस ग्लास के बाहर की तरफ, बाहर का मतलब क्या होता है, देखो बाहर की तरफ ऐसे समझ में आएगा कि अगर एक स्पेयर लोगे तो स्पेयर का अंदर वाला पार्ट तो ये वाला होगा, बाहर वाला पार्ट क्या होगा, ये। अब अगर मैं स्पेयर को ऐसे काटूं तो इस टाइप का एक पार्ट बचता है, तो उसका अंदर वाला पार्ट तो इस साइड होगा और बाहर वाला क्या होगा, ये। तो उभरा हुआ पार्ट होगा तो वो क्या होगा, हमेशा बाहर का पार्ट। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। स्पेयर का एक पार्ट निकाला था, स्पेयर को हमने काटा था, तो स्पेयर का जब ये जो पार्ट जब स्पेयर से जुड़ा हुआ था तो इसके लिए अंदर की तरफ क्या था, स्पेयर का अंदर वाला पार्ट। तो यानी कि धसा हुआ जो पार्ट होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, स्पेयर के अंदर वाला
पार्ट, और जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्यों कहलाएगा, क्योंकि स्फीयर के बाहर का जो पृष्ठ होता है इसको बोलते हैं बाहर वाला पार्ट। कट होने के बाद भी इसमें स्फेरिकल गुण तो रहेंगे ही, स्फीयर का पार्ट तो ये रहेगा ही, तो जो स्फीयर का बाहर वाला पार्ट होता है वही क्या होगा, इस स्फेरिकल ग्लास का बाहर वाला पार्ट, और जो स्फीयर के अंदर वाला पार्ट होता है वही क्या होगा, इस स्फेरिकल ग्लास के अंदर वाला पार्ट। अब हम समझते हैं स्फेरिकल ग्लास जो कि आपका है उसमें पॉलिश करके कैसे उसको मिरर में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या किया, इस बार इस स्फीयर के पार्ट के बाहर की तरफ पॉलिश की। बाहर क्यों, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट कहाँ पे है, जहां पे उसको बोलते हैं बाहर वाला पार्ट, उसमें मैंने क्या की, पॉलिश। तो अंदर वाला पार्ट क्या बन गया, मिरर। ठीक है, और इसी के पार्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसी ग्लास के पार्ट को, अलग ग्लास, एक मिरर के ग्लास को काटा, फिर उस ग्लास को इस बार क्या किया, अंदर वाली साइड क्या कर दी, पॉलिश। ये स्फीयर का अंदर वाला पार्ट होगा तो इसका भी क्या होगा, अंदर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट की तरफ क्या कर दी मैंने, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद ये जो बाहर वाला पार्ट बना ये क्या हो गया, मिरर। ये दोनों ही क्या बन गए, मिरर। बट यहाँ दोनों मिरर में डिफरेंस है। इसमें जो मिरर है वो अंदर धसा हुआ है, इसमें जो मिरर है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। अंदर धसा हुआ जो पार्ट है उसका नाम निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि अंदर की तरफ धसा हुआ है। केव जो होती है, गुफा, वो भी कुछ अंदर की तरफ इस टाइप से कर्व होती है, और ये भी क्या है, अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर की तरफ होने के कारण, इस अंदर की तरफ धसे हुए होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया, कॉन केव। क्या नाम दे दिया, कॉन केव, केव के रूप का, केव गुफा। तो क्या नाम दे दिया, कॉन केव मिरर। जो ऐसा मिरर जिसके अंदर उस ग्लास के अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाए, अंदर वाला पार्ट क्या बन जाए, मिरर बन जाए, तो इसको बोलेंगे कॉन केव मिरर। ये पार्ट हो गया कॉन केव मिरर। अनोदर, ये जो पार्ट है ये है उभरा हुआ पार्ट। उभरे हुए पार्ट वाले को बोलेंगे हम कॉन वैक्स मिरर, कॉन वैक्स मिरर। अब इनका हिंदी वाला नामकरण भी देख लेते हैं। कौन के मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल का अर्थ ये होता है अंदर की तरफ वाला तल या अंदर वाला तल। अवतल का अर्थ होता है अंदर वाला तल, या फिर ऐसे भी नाम ध्यान रखते थे, अ का अंदर, व का वाला, अंदर वाला तल क्या होता है, अवतल दर्पण। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या नाम याद रखेंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। साथ में कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है उत्तल दर्पण। इसको ऐसे याद रख सकते हो, उभरा हुआ तल, ऊ का उभरा हुआ तल दर्पण। यानी यहाँ पे जो दर्पण बनाया को कौन सा बनाया, उभरा हुआ। आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिस साइड पॉलिश करते हो उसके ऑपोजिट साइड क्या बनता है, मिरर बनता है। तो उभरा हुआ पार्ट क्या हो गया, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। और अगर धसा हुआ पार्ट मिरर बने तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ये था एक मिरर का इंट्रोडक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको हम रियल वाले रूप में देख लेते हैं कि भी रियल में दिखते कैसे हैं। अब मैंने ऐसा पार्ट बनाया तो लोगों के दिमाग में क्या होगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि एक प्रकार से लाइन के रूप का होगा। नहीं, ये एक प्रकार से सर्कल के रूप का होता है। अब समझना इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका मैं बड़ा पार्ट मेरे पास है, उसमें आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा इसको देखिएगा। क्या ये आपको हल्का सा ऐसे कर्व नहीं लग रहा है क्या, आराम से देख लो, हल्का सा कर्व आपको लग रहा होगा। यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है या उत्तल दर्पण है। इसमें क्या किया है, देखो ये अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है, इसको समझना। इसको अंदर की तरफ क्या है, धसा हुआ पार्ट है। अंदर की तरफ जो धसा हुआ पार्ट होता है उसको अगर मैं पॉलिश कर दूं तो उभरा हुआ पार्ट क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, जो कि ये रहा। धसे हुए पार्ट में मैंने अंदर वाले पार्ट में क्या किया, पॉलिश कर दी, तो उभरा हुआ पार्ट क्या मिला, मिरर। तो यहाँ पे बाहर वाला पार्ट या उभरा हुआ पार्ट क्या मिला, मिरर। अंदर वाला क्या पार्ट मिला, धसा हुआ पे पॉलिश कर दी। तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर आपके सामने है। मिरर का एक फॉर्म ये होता है। अब साइड से देखने पे आपको एक लाइन की तरह ही दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बट एक्चुअल में ये 3D में होता है। जैसे स्फीयर को बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता, वैसे स्फेरिकल मिरर्स को भी बोर्ड पे दिखाना मुश्किल है। एक्चुअल में ये इस शेप में, इस तरह से दिखने से हमें क्या लगते हैं कि इस टाइप के, बट एक्चुअल में ये होते सर्कल नुमा है, दिखने में इस प्रकार के होते हैं। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके छोटे छोटे पार्ट मेरे पास है, ये है कॉनकेव मिरर। छोटा पार्ट है, थोड़ा सा समझने की ट्राई करना। इस पार्ट में हल्का सा कर्व दिख रहा होगा आपको, ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा कर्व में। उभरे हुए पार्ट में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। उभरे हुए पार्ट में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और धसे हुए पार्ट को मैंने क्या बना दिया, मिरर। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। एंड
ये है आपका वही जो हमने बड़े वाले रूप में देखा था। इसमें धसे हुए पार्ट में हल्का सा देखना, ये क्या है, धसा हुआ पार्ट। धसे हुए पार्ट में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और उभरे हुए पार्ट को मैंने क्या बना दिया, मिरर बना दिया। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास दो पार्ट हो गए, वो मैंने इसको यहाँ पे समझ लिया, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, कुछ फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इनके इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो पढ़ लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फैक्टर्स को पढ़ना। फैक्टर्स होते हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम वही एक स्पेरिकल ग्लास बनाएंगे। अब मैं इजी वे में समझने के लिए कौन सा मिरर ले लेता हूँ, कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। रीजन क्या है कॉनकेव मिरर लेने का, मैं आपको बताता हूँ। अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, मिरर, बाहर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश। तो जो रिफ्लेक्शन करेगा वो पार्ट कौन सा होगा, अंदर वाला। अब हम इसको समझते हैं, इस वाले पार्ट को। देखो ये आपके सामने जो मिरर है, ये आपके सामने मिरर, कॉनकेव मिरर, इसको समझते हैं। ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, इस साइड क्या है पॉलिश, तो इस साइड से रखा हुआ है, छोटा पार्ट है इस टाइप से। अब इसका पोल क्या होता है उस पर बात करते हैं। पोल ये होता है कि मिरर का एकदम सेंटर, मिरर का एकदम सेंटर, इधर 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 सबसे क्या एकदम सेंटर। तो बड़े रूप में मैं समझा देता हूँ, पीछे की तरफ यहाँ पे देखो, ये है तो कॉन्वेक्स मिरर, बट समझने के लिए ये जो मिरर है आपका, इस पूरे मिरर का एकदम सेंटर आपको दिखा, लगभग एकदम सेंटर, पूरे मिरर का एकदम सेंटर, इसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जैसे कि मिरर के पीछे हम समझते हैं, मिरर के पीछे, मिरर के आगे की बात है, ये पूरा जो मिरर का पार्ट है कटा हुआ, इसका क्या एकदम सेंटर, इसी को क्या बोलते हैं, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। दोनों मिरर का जो सेंटर होता है, अब जो स्पेरिकल मिरर बनाए जाते हैं सर्कल के रूप के बनाए जाते हैं, तो दोनों मिरर्स का क्या एकदम सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, पोल, या फिर हिंदी में बात करते हैं तो ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। अब ये मिरर 3D में नहीं दिखा सकता, तो मैं सेंटर को आपको लग रहा होगा लाइन के ऊपर बना रहा हूँ, ये लाइन नहीं है कि इस प्रकार से पार्ट है जो कि मैं आपके सामने दिखा दिया, कुछ इस टाइप का पार्ट होता है, तो पोल हो गया एकदम सेंटर में। तो ये हो गया आपका पोल। अब एक पार्ट और होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ये जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ओके देन, ये जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, तो इसमें जब भी रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे क्या है, वातावरण एकदम क्लीन होने के कारण धूल के कण नहीं है, या फिर कोई ऐसे छोटे छोटे कण नहीं है, या फिर धुएं जैसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको लेजर की बीम दिख सके। लेजर की बीम तब दिखती थी जब कोई छोटे छोटे कण हो, या फिर हम पाउडर का एक छिड़काव कर दें, बट वो मैं अभी नेसेसरी नहीं समझता हूँ, उसको मैं एक प्रैक्टिकल के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उनमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम एक बार नॉर्मली समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। बीम इसकी नहीं दिख पा रही होगी फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, अब हम क्या करेंगे, एक पाउडर से इसकी बीम बनाने की ट्राई करेंगे। वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा आपको, इस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देखो क्या होगा, बीम तो नहीं दिखेगी, बट मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ वो देखो, इस पर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मिरर है, ये देखो रिफ्लेक्शन तो होगा, एंड आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो इसमें होगा। क्यों, क्योंकि एक मिरर का पार्ट है। अब रिफ्लेक्शन होता है तो इसके कुछ रूल होते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है ना, एकदम रिफ्लेक्शन इसका समझते हैं बड़े रूप में, इस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन एक बड़े रूप में समझते हैं, आपको समझ में आएगा, गारंटीड आएगा, बड़े रूप में इसको समझते हैं। मैं पूरे बोर्ड से मिटा के एक स्पेरिकल मिरर का जो बड़े रूप में रिफ्लेक्शन को लॉ के अकॉर्डिंग समझते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, उस रूल का यूज करेंगे हम यहाँ पे। एक बहुत बड़ा स्पेरिकल मिरर में मान लेता हूँ, ये जो लाइनें दिखा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं पॉलिश। पॉलिश को इस रूप में दिखाया जाता है कि हम पीछे पॉलिश को, अब पता कैसे चलेगा कौन सा पार्ट मिरर, तो जो पॉलिश का अपोजिट पार्ट होता है वो क्या होता है, मिरर। अब देखो एक रूल होता है, सबसे पहले देखो ये पोल,
अब क्या होता है कि इस पे जब रेज आती है, इस मिरर पे जब रेज आती है ना, जैसे कहीं से भी आई, यहाँ पे रे टकराई मान के चलो, तो देखो थोड़ा सा समझना, इस वाले पार्ट को समझते हैं। ये जो वाला पार्ट था, इस पे क्या टकराई, रे। अगर मैं इस पार्ट को एकदम सीधा करूं, इस पार्ट को एकदम सीधा करूं, इस वाले पार्ट को, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। और जो रे टकराएगी वो कुछ इस टाइप से टकराएगी, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस पार्ट को पकड़ा, 3D बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड, उसमें तो मैं काट के दिखा देता। ये पकड़ के मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो कुछ इस टाइप का मेरे पास फॉर्मेशन बचा। यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। वहां पे मैं क्या खींच दूंगा, एक नॉर्मल, नॉर्मल खींच दिया। यहाँ पे क्या बन गया, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो यहाँ पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो, उसी एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा आर। तो देखो, ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, वहां पे मैंने क्या खींचा, एक नॉर्मल। नॉर्मल खींचने के बाद एक किस एंगल से वापस रिफ्लेक्टेड हुआ। आई क्या कुछ बात समझ में? देखो, अब चाहे जितनी भी रेज होंगी, तो रेज का एक फॉर्मेशन होता है कि कितनी भी रेज आए, वो सारी रेज एक फिक्स पॉइंट से जाती है। ठीक है, जितनी भी रेज पैरेलल में आएगी, जितनी भी रेज पैरेलल में आएगी, वो सारी एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। कहीं से भी आओ भले, वो एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। तो कॉनकेव मिरर की एक खास बात होती है कि कॉनकेव मिरर पे जितनी भी रेज आती है, वो एक फिक्स पॉइंट से होकर जाती है। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है एफ, यानी कि फोकस। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है एफ, यानी कि फोकस। समझते हैं, क्या नाम दे दिया, एफ यानी कि फोकस। इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। तो अब हम इस छोटे रूप में वापस जाते हैं। हमने इसका रिफ्लेक्शन समझा था, अब हम इसके छोटे रूप में वापस जाते हैं। छोटे रूप में जाते हैं तो हमने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। हम दोनों मिरर के फैक्टर्स समझेंगे। पहले कॉनकेव का इजी रहता है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, पी। पी एकदम सेंटर में होता है, आपको याद रखना है कैसे, ये वाला देखो, पी एकदम इसके सेंटर में होता है। तो पी हो गया, और पी से किसी निश्चित दूरी पे होता है एफ, जहां पे कॉनकेव मिरर से जितनी भी लाइट पैरेलल आती है, पैरेलल का अर्थ होता है कि एकदम सीधी सीधी आए, ऐसा नहीं कि भी ऐसे लाइट आए, ऐसे एकदम सीधी सीधी आए ना पी के लगभग, तो वो सारी लाइट किससे जाएगी, एफ से जाती है। किससे जाती है, एफ से जाती है। अब यहाँ पे क्या आ गया, एफ, और क्या हो था यहाँ पे, पी था। अब एक रूल होता है कि अगर पी और एफ को मैं मिलाऊं, पी और एफ को मैं अगर मिलाऊं तो एक लाइन बनती है। देखो, पी और एफ को अगर मैं मिलाऊं तो एक लाइन बनती है, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक कॉन्सेप्ट से टीचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी सिखाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्या बन गया, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। पी और एफ को जब मैंने मिलाया लाइन को, तो क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस का अर्थ ये है कि इस पी पे और एफ यहाँ पे कहीं पे, उन दोनों को मिलाऊं तो ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ना, ये इस मिरर की क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मार्कर एकदम जो इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस टाइप से है। आई बात समझ में? तो ये मार्कर किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, चलो एक चीज और पढ़ते हैं। एक चीज और होता है, फोकस के लिए पैरेलल होनी चाहिए, उसको भी हम समझेंगे। एक चीज और होता है कि ये जो स्पेरिकल मिरर कुछ इस टाइप का है, स्पेरिकल मिरर कुछ इस टाइप का है, ये जिस स्पेयर का पार्ट था, अब देखो मिरर अंदर की तरफ एक कॉनकेव मिरर है, ये पहले किस स्पेयर का पार्ट था, ये बहुत छोटा मिरर है, तो ये तो बहुत बड़े स्पेयर का पार्ट था। तो उस स्पेयर का जो सेंटर होता है ना, उस स्पेयर का सेंटर, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि जो कॉनकेव मिरर है, ये उस स्पेयर का क्या था, पार्ट था। तो मैं मान लेता हूँ उस स्पेयर को थोड़ा सा बना के ट्राई करता हूँ। ये एक इमेजिनेशन वाला स्पेयर मैंने बनाया, थोड़ा सा सही नहीं बनाया बट समझना। जो इमेजिनेशन वाला स्पेयर मैंने बनाया ना, उस स्पेयर का सेंटर कहाँ पे है, लगभग कुछ सेंटर वो है यहाँ पे। इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। थोड़ा सीधा बनाता तो सेंटर कुछ यहाँ पे बनता। तो जो आपके पुराने वाले स्पेयर का सेंटर था, वो इस स्पेयर का, स्पेरिकल मिरर का भी क्या माना जाएगा, सेंटर माना जाएगा। जो पुराने वाले स्पेयर का सेंटर था, वो इस स्पेरिकल मिरर का भी क्या माना जाएगा, सेंटर माना जाएगा। और उस सेंटर को नाम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और पोल को बोलते हैं ध्रुव, और फोकस को फोकस ही बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने फोकस वाला पार्ट बताया था ना, उसको एक बार थोड़ा सा लीव करना। अब ऐसे सोचना, फोकस वाले पार्ट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाय मिस्टेक मैंने क्या बोल दिया? फोकस। तो हम इसको समझते हैं कि पोल जो था, पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको मिलाया जाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तब क्या बनती है? एक प्रिंसिपल एक्सिस। यानी पोल तो होता है एकदम सेंटर वाला पार्ट, और उस सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उनको जब मिलाते हैं एक परपेंडिकुलर रूप में तो बनते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस कैसे आए उसको समझते हैं। फोकस तब आता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, जब कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एकदम पैरेलल आएगी, तो वो एक पॉइंट से जाके निकलती है। एक पॉइंट से जाके निकलती है। अब आपको क्या करना है? जब लाइट आ रही है तो उसको इस रे से दिखाना है, रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट को ऐसे एरो से दिखाना है। इस चीज के भी नंबर मिलेंगे, इस चीज का भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है। अगर आप एरो से लाइट को नहीं शो कर पा रहे हो तो आपका वो कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा। तो देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी, पैरेलल लाइट ऐसा नहीं सीधी सीधी आएगी, पैरेलल का मतलब कुछ ऐसा है कि आपका ये रहा मिरर का थोड़ा पार्ट समझना। पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एकदम सामने है, तो यहाँ 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 एकदम पैरेलल लाइट जितनी भी आएगी वो सारी क्या होगी? फोकस से जाएगी। तो एक पॉइंट से जाती है। जितनी भी पैरेलल लाइट होती है ना, आगे पीछे से पैरेलल लाइट मतलब कितनी भी कहीं भी पॉइंट पर है, हम तो दिखाते ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स के यही भ्रम होता है, वो सोचते हैं लाइन है, इस लाइन पे सीधी सीधी लाइट, सीधी सीधी नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल का मतलब होता है कहीं से भी पैरेलल होनी चाहिए, उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो जितनी भी पैरेलल लाइट आएगी वो सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी? एक पॉइंट से जाएगी। उस पॉइंट को नाम देंगे एफ, और हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। हिंदी में भी उसका नाम फोकस ही रखा गया। तो एफ आपका हो गया पॉइंट। तो एफ बाद में आता है। पहले क्या किया जाता है? पोल पी और सी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या माना जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी लाइट पैरेलल्स आएंगी, रे ऑफ लाइट्स, ना कि देखो पैरेलल अगर लाइट नहीं आती है तो रिफ्लेक्शन उसका अलग होगा, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स आएंगी वो सारी किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। और आफ्टर फोकस जाएगी तो उसका नाम हमने दे दिया एफ। आई बात समझ में? सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ये मिरर पहले जिस स्पेयर का पार्ट था उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब जिस स्पेयर का पार्ट था तो उसका जो सेंटर था, तो अब भी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका माना जाता है, यानी स्पेरिकल मिरर का भी सेंटर माना जाता है उसको। तो ये हमने बता दिया सी। और जो एफ होता है वो पैरेलल लाइट आती है, वो एक पॉइंट से निकलती है, उसको बोलते हैं एफ। और पी क्या होता है? पोल होता है, जो कि उस मिरर का जो सर्कल नुमा मिरर आपको दिखता है उसका एकदम सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं पोल। आई बात समझ में? कुछ इसका बेसिक। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पी और सी और एफ, इन तीनों से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली पी और सी को देखा जाता है। यहाँ पे हमने समझा कि कॉनकेव मिरर का जो फैक्टर्स है वो कुछ ये है, पी एफ व सी। ऐसे कैसे कॉन्वेक्स मिरर के भी सेम फैक्टर्स होंगे। कॉन्वेक्स मिरर का कुछ पार्ट इस टाइप का होगा। एक चीज हमें आसानी रहे, साइंटिस्ट ने एक चीज कही और हम सब भी जानते हैं, हमें आसानी रहे चित्र बनाने के लिए या इमेज बनाने के लिए, तो साइंटिस्ट ने कहा कि आप हमेशा रे लाओ तो रे लेफ्ट साइड से ले आओ। कहाँ से ले आओ? लेफ्ट साइड से ले आओ, ताकि आप जब इमेज बनाओ तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे और ज़्यादा इजी रहे। तो हम क्या करेंगे? रे को कहाँ से लाएंगे? लेफ्ट साइड से। हमेशा रे को कहाँ से लाएंगे? लेफ्ट साइड से। कोई भी आपका जो सोर्स होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा उससे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट आएगी वो लेफ्ट साइड से मानी जाएगी। तो मैं लाइट ले लेता हूँ लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड के लिए लाइट को अगर रिफ्लेक्शन करना है तो जो रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो भी कहाँ रखना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। उभरा हुआ पार्ट क्या है? पॉलिश किया हुआ। तो इस उभरे हुए पार्ट जो पॉलिश किया हुआ, सॉरी पॉलिश नहीं, जो मिरर बना हुआ है, इस मिरर बने हुए पार्ट को मेरे को कहाँ रखना पड़ेगा? लेफ्ट पे, ताकि रिफ्लेक्शन ऐसा हो सके। अगर मैं ऐसा रखता, इस मिरर वाले पार्ट को मैं अगर राइट में रखता तो लेफ्ट का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। तो लेफ्ट से जो भी रे आएगी तो हम इस पार्ट को किधर रखेंगे? इधर। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पॉलिश कहाँ होगी? हमेशा राइट साइड में। तो जो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऑपोजिट, बट यहाँ पे क्या होगी? पॉलिश। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? मिरर। और लेफ्ट से रे आएगी तो आराम से रिफ्लेक्शन हो सकता है। वही पार्ट, इस मिरर का सेंटर क्या होगा?
P। और अब इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऐसा नहीं देखना है कि इसकी तरह जो कि मिरर बना हुआ था पार्ट, तब उसको सेंटर मानेंगे। यहाँ पे देखो, इसका स्पेयर बनाओगे, इमेजिनरी स्पेयर कुछ ऐसा बनेगा। इमेजिनरी स्पेयर कुछ ऐसा बनेगा। तो इमेजिनरी स्पेयर का जो सेंटर होगा वो इस साइड पे होगा, पोलिस वाली साइड की तरफ, जहाँ पे मिरर का कोई पार्ट नहीं, बट पोलिस वाली साइड की तरफ क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर हमने मान लिया यहाँ पे, ये हमने क्या मान लिया, सेंटर। तो अब मैं वापस से इस इमेजिनरी स्पेयर को मिटा देता हूँ। ये मैंने इमेजिनरी स्पेयर को मिटा दिया। इमेजिनरी स्पेयर को मिटाने के बाद ये बना P और ये बना C। P और C को जो लाइन मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, वक्रता केंद्र। ये होता है पी, पोल या फिर ध्रुव। अब जब भी कोई लाइट पैरेलल आएगी तो इसमें तो देखो फोकस से जा ही नहीं सकती, क्योंकि फोकस से इसलिए नहीं जा सकती कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी क्वालिटी होती है। कॉनकेव मिरर की जो क्वालिटी है वो आपने देख ली होगी। अब मैं इसको क्वालिटी का नाम उजागर कर देता हूँ। यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर वाली क्वालिटी, ये क्या क्या क्वालिटी है, ये कहती है कि जब भी लाइट कॉनकेव मिरर पे आएगी तो ये कॉनकेव मिरर जो होता है लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे मिलाना। हिंदी में बात करें तो अभिसरण। क्या बोलते हैं, अभिसरण। एक पॉइंट पे सारी लाइट्स को मिलाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। तो कॉनकेव मिरर तो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्ज मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या करता है, लाइट जितनी भी आती है उसका अपसरण करता है, उसको दूर भगाता है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी तो उसका क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, वो कुछ इस टाइप से जाएगी। आई बात समझ में। बट एक रूल और होता है, कहीं पे भी साइंस गलत नहीं साबित होती। साइंस ने क्या कहा है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, बट यहाँ पे तो जा नहीं पा रही है। तो क्या पता चला कि जा नहीं पाती है तो उस लाइट को पीछे जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी है, अगर ये रिफ्लेक्टिव लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएं इस टाइप से, तो ये एक पॉइंट से जाती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना, एक सेकेंड, थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, हमने क्या किया, ये डाइवर्जिंग मिरर है, पैरेलल लाइट आएगी वो डाइवर्ज होगी। बट कॉन्सेप्ट क्या था, पैरेलल जितनी भी लाइट्स आती है वो एक फोकस से जाती है, और नहीं जाती तो जाती हुई लगती है। तो जितनी भी पैरेलल लाइट है वो क्या लग रही है, फोकस से जाती हुई लग रही है। तो हम क्या करेंगे, उनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ जबरदस्ती बढ़ा के देखेंगे क्या मिल रही है। तो पीछे की तरफ जहाँ पे ये लाइट्स मिलती हुई प्रतीत होती है, एक वर्चुअली मिलती है, रियल में नहीं मिलती, वर्चुअली मिलती है, उसको मिलाया जाता है, तो हम उसको बोलेंगे एफ। तो ये एफ इसका यहाँ पे होगा। इन दोनों में आपको कुछ अंतर मिल रहा होगा, यहाँ पे लाइट रियल में मिली थी बट यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, उसको पीछे मिलाया तो क्या मिला, एफ मिला। तो एफ और सी को मैंने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया इस कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट ये रहा, एफ और सी को मैंने लोकेट कर दिया, पी ये रहा, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो आपका पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला पार्ट है आपका कॉनकेव मिरर। अब ये पूरा पार्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड अदर टर्म में इसको क्लीन करते हैं। अब फोर लॉज होते हैं, क्या होते हैं, फोर लॉज होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक जो होता है फोर लॉज जो इसके होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फोर लॉज क्या होते हैं, दोनों मिरर्स के लिए हम साथ साथ पढ़ेंगे, दोनों मिरर्स के लिए जो दो फोर लॉ हैं हम साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं फोर क्या बना देता हूँ, कॉनकेव मिरर, फोर क्या बना देता हूँ, कॉनकेव मिरर, छोटे रूप के। फोर लॉज को समझने के लिए हमें फोर मिरर की आवश्यकता होंगी। यहाँ पे मिरर वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट ही रखना है, इसमें मिरर वाला पार्ट लेफ्ट में है, आप ऑपोजिट ऑफ पोलिस को क्या बोलते हैं, मिरर वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपका आपको दिख रहा है मिरर, मैं क्या करूंगा, इस मिरर को भी इस साइड रखने की प्रयास करूंगा। तो फोर मेरे को क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर चाहिए।
ये रहा 4 कॉन्वेक्स मिरर एंड 4 कॉनकेव मिरर। अब इनके वो फैक्टर्स को लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, P, क्या होगा यहाँ पे P। अब मैं इसको पहले ही बना देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा C। अब चित्र जब बनाना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि P और C की डिस्टेंस जो होती है, P और C की डिस्टेंस जो होती है उसका जब आधा करते हैं तो वो डिस्टेंस होती है P और F की। ये हमेशा ध्यान रखना, चित्र बनाने के लिए आसानी होगी। इमेज फॉर्मेशन जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब चित्र बनाया जाता है तो एकदम सही से धीरे धीरे बनाया जाता है, तो वहाँ पे आपके लिए आसानी रहेगी। ये C है और ये क्या है P है, इनका आधा पार्ट फॉर रीजन यहाँ पे और लाइट की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई ना। अब हम पढ़ते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जो पोल होता है, क्या होता है पोल, और जो सी होती है उसकी डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस किसकी होती है, एफ और पी की। यानी पी और सी के एकदम बीच में क्या लिखोगे आप हमेशा, एफ। जब हम जो मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, वहां पे ये चीज काम में आएगी। तो पी एफ सी बता दिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा एकदम सी। इन सबको मिलाएंगे क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये होगा पोल, ये होगा एफ, ये होगा सी। इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मैं इसलिए पहले बना रहा हूँ कि जो बनाने वाली झंझट होती है वो खत्म, फिर आप डायरेक्ट रूल्स को समझ लो। लगभग बराबर बनाना है। यहाँ पे जो होगा हमेशा ध्यान रखना कि पोलिस वाली तरफ क्या होता है, इसका एफ और सी पोलिस वाली तरफ होता है। तो ये हो गया एफ इतनी डिस्टेंस पे, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे क्या होगा पी। पॉइंट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सी यहाँ पे क्या होगा पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, इसको मिलाएंगे एक लाइन से। यहाँ पे क्या होगा पी, यहाँ पे होगा एफ, यहाँ पे होगा सी। अब देखो ये क्या था, पी एफ और सी, पी एफ और सी। अब रूल को समझते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ रूल होते हैं स्पेरिकल मिरर्स में। फर्स्ट रूल मैंने आपको बता रखा है, वापस इस पे बात करते हैं कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी दोनों मिरर्स में, तो वो या तो फोकस से एकदम एग्जैक्टली जाएगी या जाती हुई लगेगी। कॉनकेव मिरर में तो वो एग्जैक्टली फोकस से जाएगी, ये लोग चली गई। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से जाती हुई लगेगी। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी तो वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होगी पीछे की तरफ, और इस टाइप से लगेगा कि वो फोकस से जा रही है। तो पीछे बढ़ाने की तरफ क्या मिलता है, फोकस मिलता है। कॉन्वेक्स मिरर में तो हमें वर्चुअली मिलाना पड़ता है, कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में मिलता है। बट दोनों का रूल क्या है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो जो लाइट है वो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई लगेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रूल ये होता है कि अगर कोई लाइट एफ से निकलती है, कहीं से भी आई है और वो कहाँ से निकली, एकदम सीधी सीधी एफ से निकली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एकदम इसका ऑपोजिट कि अगर कोई लाइट एफ से निकलती है एक्चुअल में कॉनकेव मिरर में, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्चुअल में लाइट निकलेगी तो नहीं, बट अगर कोई लाइट फोकस से आती हुई लग रही है, जैसे कि देखो यहाँ पीछे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये लाइट क्या थी, फोकस से जाना चाहती थी, बट आगे क्या था, मिरर था, तो फोकस से जाना चाहती थी, यानी फोकस की तरफ ही जा रही थी। यहाँ पे क्या था, फोकस से निकल गई थी, बट यहाँ पे फोकस क्या है, उस पार है, तो वहां पे जाया नहीं जा सकता, बट फोकस की तरफ जाने की ट्राई कर रही थी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। नीचे से भी अगर कोई आने चाहती थी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कहीं से भी अगर दोनों मिरर्स में फोकस की तरफ या तो लाइट आती लगे या फोकस से जाए, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, एंड इसमें क्या था कि फोकस से जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दोनों कॉन्सेप्ट में कॉन्वेक्स मिरर में लाइट जाती हुई लगती है, एक्चुअल में नहीं जाती, वहां उस तरफ जा रही होती है, और कॉनकेव मिरर में वो वहां से निकल के जाती है। तो दोनों हमने रूल पढ़ लिए। थर्ड रूल ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर कोई भी सोर्स से अगर लाइट सीधा पोल पे टकराए इस टाइप से, तो प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के साथ जो एंगल बनता है थीटा, कोई भी एंगल मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एकदम बराबर होगा। यानी कि जिस एंगल पे ये आर होगा,
एकदम बराबर होगा, या फिर इसको हम दोनों को क्या मान लेते हैं, थीटा एंड थीटा। कहने का मतलब ये है कि जब भी दोनों मिरर में सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। थर्ड लॉ ये कहता है कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे अगर कोई डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आए तो जिस एंगल पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रे ऑफ लाइट जितना एंगल बना रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल से जाएगी। तो यहाँ पे जितने एंगल पे है उतने एंगल पे यहाँ से जाएगी, लगभग एकदम एंगल बराबर होगा। बनाने वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट ये एंगल एकदम बराबर होगा। तो थीटा एंगल पे आई, थीटा पे ही जाएगी। यहाँ पे भी क्या रूल होगा कि पोल पे डायरेक्ट लाइट टकराई, जिस एंगल पे टकराए उसी एंगल पे वापस जाएगी। थीटा एंड थीटा आया कॉन्सेप्ट समझ में। थर्ड लॉ ये कहता है कि पोल पे टकराने वाली लाइट वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। एंड फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर सी से कोई लाइट जाती है तो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी सी पे कोई लाइट टकराई, सी से अगर कोई लाइट निकली है, सी से अगर कोई लाइट निकली है तो वापस उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन के बाद आएगी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में बात करते हैं अभिलंबवत परावर्तन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो कोई भी लाइट अगर सी से जाएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं फोर्थ लॉ की, सी से जब भी कोई लाइट जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर क्या बोलते हैं वक्रता के अंदर, वहां से जब भी कोई लाइट जाएगी तो उसी एंगल पे वापस, सॉरी एंगल के उसी भी दिशा में वापस आ जाएगी। यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन या फिर अभिलंबवत परावर्तन, यानी उसी पे जाके वहीं से निकलना। यहाँ पे भी क्या होगा कि लाइट सी से जा तो नहीं सकती बट जाती हुई लग सकती है। तो मान के चलो सी से मैं पीछे लाइट बढ़ाता हूँ इस टाइप से देखने के लिए, तो एक्चुअल में लाइट यहाँ पे अगर टकराएगी सी की तरफ जाने लग रही है बट वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो ये थे फोर लॉ। वापस से समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी दोनों मिरर्स में पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, वर्चुअली लगेगी। सेकेंड लॉ ये कहता है इसका ऑपोजिट कि अगर कोई लाइट फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, या फिर फोकस से जाती हुई लग रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो फोकस की तरफ कोई लाइट जाएगी या फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ ये कहता है कि पी पे अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है या पी पे अगर कोई लाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्टर में आती है तो जितने एंगल पे आई होती है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। दोनों मिरर्स में पी के लिए एकदम एग्जैक्ट होता है क्योंकि पी तो इनके यहीं पे होता है मिरर पे, तो जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वापस चला जाएगा। एंड फोर्थ ये कहता है कि अगर सी से कोई लाइट जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर प्रकाशिक केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र जो कि यहाँ पे है, वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइट एकदम एग्जैक्टली निकले या वक्रता केंद्र की तरफ लाइट आती हुई प्रतीत हो तो वो उसी लाइन पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी एक दूसरे के ऊपर वो लाइन वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। एंड ये रहा आपका इसका चित्र, सी से ये जा रही है, ये सी से जाती हुई लग रही है और वापस उसी लाइन में आ गई। रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी एक्स्ट्रा लाइन हमें नहीं मिली। तो ये फोर लॉज थे। ये फोर लॉज आपके काम आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, जो कि नेक्स्ट क्लास होने वाली है। जब भी 10th साइंस का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों से। उससे पहले ये लॉ मैंने आपको समझा दिए, उस वीडियो या उस क्लास में भी हम वापस से उन लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इन चारों लॉ का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। एक स्पेयर का पार्ट होता है, उसको कट किया, ग्लास निकला, उसके दोनों तरफ पॉलिश करके हमने चेक किया। स्पेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि मेरे सामने ये रहे। ये कॉनकेव मिरर होता है, थोड़ा सा दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि ये छोटे हैं। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर की खास बात क्या होती है कि जब भी इन पे लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो ये दोनों अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें एफ और सी तो पॉलिश वाली साइड होता है, एंड कॉनकेव मिरर में एफ और सी मिरर वाली साइड होता है। तो दोनों में रूल भी अलग अलग, मतलब दोनों में जो इमेज बनेगी वो भी अलग अलग बनेगी। तो ये दोनों मिरर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स होते हैं फोकस, सी एंड पी। पी होता है पोल या ध्रुव, जो कि मिरर का एकदम सेंटर पार्ट होता है। मिरर एक सर्कल के रूप में दिखता है दिखने में, तो एक कर्व सर्कल। उसके बाद में सी क्या होता है, वक्रता केंद्र, जो कि होता है जिस स्पेयर का ये पार्ट था, स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट था उस स्पेयर का सेंटर ही क्या कहलाएगा, इसका सेंटर। तो अब हम उसको इमेजिन करते हुए यहाँ पे, लगभग इमेजिन करते हुए यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे। फिर सेंटर और पी को मिलाए तो वो लाइट होती है प्रिंसिपल एक्सिस, या हिंदी में बात करें तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हमने यहाँ पे हमने
बना दी सभी में। मुख्य अक्ष बनाने के बाद कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर जब भी कोई लाइट आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, एक पॉइंट से जाती है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें लगता है कि एक पॉइंट से जा रही है। तो जब दोनों पॉइंटों को देखा जाता है, देखो कॉनकेव मिरर में तो एक्चुअल में गई, इसमें लग रहा है जा रही है, उसको हमने पीछे बढ़ाया तो जहाँ पे मिली वर्चुअली उस पॉइंट को दोनों मिरर के लिए क्या बोला जाता है, एफ यानी फोकस। ये था थर्ड फैक्टर। फिर हमने पढ़े एफ, सी और पी के बाद में हमने इनके 4 लॉज पढ़े। 4 लॉज में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कोई लाइट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फर्स्ट लॉ है। जिसमें जाती है एक्चुअल में कन्वर्जिंग मिरर जो कि आपका कॉनकेव मिरर वहां पे तो एक्चुअल में जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर में फोकस की तरफ से दूर हट जाएगी। इसे पीछे बढ़ाएंगे तो हमें क्या लगेगा, फोकस से जा रही है। सेकंड लॉ ये कहता है इसका ऑपोजिट कि जब कोई लाइट फोकस से एक्चुअल में जाती है या कॉन्वेक्स मिरर में जाती हुई प्रतीत होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये था सेकंड। थर्ड था कि जब भी पोल पे कोई लाइट आती है, जिस इंसिडेंट करती है जिस पॉइंट पे पोल पे एकदम, तो जिस एंगल पे आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसी एंगल पे क्या निकल जाएगी, वापस निकल जाएगी। यहाँ पे भी देखो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। एंड फोर्थ लॉ ये था कि अगर सी से कोई लाइट निकलती है, रे ऑफ लाइट, या सी से रे ऑफ लाइट जाती हुई प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी लाइन पे वो वापस चली जाती है। संपाति एक दूसरे के ऊपर है, यानी उस लाइन को हम बता ही नहीं सकते कि इसमें इंसिडेंस कौन सी है, रिफ्लेक्टेड कौन सी है। यानी जिस सी से निकली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से ही वापस चली गई। इसको बोलते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन या अभिलंबवत परावर्तन। आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ पढ़ा। मैंने आपको आई होप मिरर्स भी दिखाएं, लेजर की बीम मैं क्रिएट नहीं कर पाया। ये जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्लास में भी होगा, कुछ मैं अलग से एक सेटअप तैयार करवा के खुद करके उसमें आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए भी आपको अलग से वीडियोस मिलेंगी। और अब हम हमारे चैनल पे शॉर्ट्स भी जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स या कुछ प्रैक्टिकली थिंग्स होगी वो हम करके ट्राई करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। मेल ID पे जाके आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मेल ID मिल जाएगी, वहाँ पे कॉपी करें, जीमेल में ओपन करें, उसके बाद में आप हमें मेल कर सकते हैं। उसी के साथ आज की क्लास में अगर आपको पूरी चीज़ें समझ में आई और क्लास समझ में आई एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें काफ़ी चाहिए। मेरे को ऐसे मतलब जैसे एनालिसिस करते तो उसमें पता चल रहा है YT स्टूडियो पर या फिर जो यूट्यूब का एनालिटिक एरिया जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे देखा जा रहा है कि 35 to 36% जो व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज इसका एम ऐसा नहीं है कि हमें एज ए चैनल को मतलब अर्निंग के लिए ज़्यादा ग्रो करना है। दूसरा पार्ट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना ज़्यादा हर स्टूडेंट की हेल्प होगी। बिकॉज मैं क्लास 9th और क्लास 10th के लिए एक एम जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया है, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, हमारे चैनल पे ही है। उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरा एम डिस्कस किया है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा एम ये है कि पूरी क्लास 9th एंड 10th की साइंस एंड मैथ्स का वीडियो धीरे धीरे अपलोड करते 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 पूरा कंटेंट फ्री यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाना, जो कि NCERT सिलेबस पे बेस्ड है। पूरे ऑल इंडिया का सेम सिलेबस है, इंग्लिश एंड हिंदी है। तो मैं वीडियोस के अंदर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। कहीं पे दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ये जो एम है इसको कंप्लीट कोई नहीं, बस आप ही कर सकते हो जो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो या फिर वीडियोस देख पा रहे हो। बिकॉज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, अदर स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन में आएगा, उनकी भी हेल्प होगी। अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ से अनजान है, उनको जो एक हेल्प मिल रही है वो उनको नहीं मिल पा रही। तो आपके ध्यान में अगर कोई स्टूडेंट्स है तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ चैनल पहुंच सके, चैनल ग्रो कर सके। और बिकॉज आवर चैनल्स नेम इज़ स्टडी पार्टनर, तो वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो एज ए स्टडी पार्टनर मेरा पूरा हक है मैं आपको ये सब्सक्राइब की मांग करूं, और आपका भी एज ए स्टडी पार्टनर पूरा हक है कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट एंड मेल करने की। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ पूछें। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में एंड नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।